हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भूपेश बघेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ख्याल रख रहे हैं अपना और छत्तीसगढ़ का भी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन बता दें कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मत भूलिए कि कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस शासित राज्यों पर, या ये कह दीजिए नॉन बीजेपी शासित राज्यों पर, आज बाकायदा पीयूष गोयल, रेल मंत्री संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, ये उन्होंने मुखर तौर पे कहा है कि हम तो मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पॉलिटिक्स जो हुई है, मैं चाहती हूं आप उसे देख लीजिए और उसके बाद भूपेश बघेल से हम सीधा सवाल करेंगे। मजदूर मजबूर, लेकिन नेता कैसे रहे सियासत से दूर। मजदूरों की घर वापसी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। रेल मंत्री के आरोप पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। किसी ट्रेन की मंजूरी पेंडिंग नहीं है। हम प्रवासियों को ट्रेन से भेजने के पक्ष में हैं। अपनी नाकामी वो राज्यों पर थोपने में माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई, सिर्फ 14 मिली हैं। 1 करोड़ 17 लाख का भुगतान भी रेलवे को हम कर चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, अब आवाज भी दुरुस्त हो चुकी है और भूपेश बघेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और छत्तीसगढ़ की जनता का भी। जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ ऊपर वाली कृपा से और सबके सहयोग से, शासन प्रशासन, सामाजिक संगठन और सभी राजनेताओं के सहयोग से छत्तीसगढ़ अभी तक बहुत अच्छा है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी अच्छा ही रहेगा। हम भी यही दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। आपने बहुत सारे खत लिखे थे केंद्र को, वो खबरों में भी आया था, चाहे वो CSR को लेकर हो, उसका पैसा, या कोयले की लीव का पैसा हो। उम्मीद करते हैं कि अब वो पैसा आप तक पहुंच रहा होगा। कितना आया, कैसे आया, आया कि नहीं आया? अभी तो निर्मला जी का अभी एपिसोड चल रहा है, 3 दिन हो गया, रोज एपिसोड देख रहे हैं। और हम लोग जो मांग किए थे इन एपिसोडों में नहीं आया है। तो ये जो धारावाहिक चल रहा है, अब कब किस धारावाहिक में हमारा आएगा ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। और मैं इसीलिए कल भी पत्रकार लोग पूछ रहे थे, मैं बोले पूरा धारावाहिक पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। अभी आधे अधूरे में कोई प्रतिक्रिया देना उचित मैं नहीं समझ रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पूरा आवंटन हो जाए और उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिए, ये आपका हक है। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि आप लोग ट्रेनों की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपने 10 ही ट्रेनें मांगी और वो आपको दे दी गई है। अब इतने बड़े जगह में बैठ के इतना झूठ बोलेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने 30 ट्रेन की मांग की थी और अभी तक के हमारे यहाँ 9 ट्रेन पहुँच चुका है। और सबसे पहले ट्रेन की बात तो मैंने कही थी। और जब बसों से ले जाने की बात हो रही थी तो मैंने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से फ़ोन में बात किया था कि भाई बस से लाना मुश्किल है, जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ से तो लाया जा सकता है, लेकिन दूरस्थ जो राज्य है, मान लो बिहार है या जम्मू कश्मीर है या केरल है, तमिलनाडु, वहाँ छत्तीसगढ़ में कैसे 1000 किलोमीटर लेके कैसे आएंगे। इसलिए ट्रेन का चलाया जाना उचित होगा। ये बात तो सबसे पहले मैंने कहा था। तो आप ये कह रहे हैं कि पीयूष गोयल जो है वो झूठ बोल रहे हैं। आपने 30 ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन पीयूष गोयल कह रहे हैं 10 ही ट्रेनें मांगी, उसकी अनुमति आपने उतनी की ही दी। अरे पैसा जमा हो गया भाई, और
उनकी शर्त ये है कि जब तक के 1200 यात्री नहीं होंगे तब तक के नहीं देंगे। तो वो सारी सूची रेलवे में है, डीआरएम के पास पैसा जमा कर दिया गया है। उसके बाद इस प्रकार से कहना मतलब ये तो हास्यास्पद है। मैं इतने सीनियर लीडर से इस प्रकार के बात की उम्मीद नहीं कर रहा था मैं। भूपेश बघेल साहब, खबर यह है कि 16,000 क्वारंटीन सेंटर आपने छत्तीसगढ़ में बनाए हुए हैं। कितने मजदूर आपके यहाँ पर आने वाले हैं? जी देखिए, अभी तक के करीब 2,07,000 लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो विभिन्न राज्य से, पड़ोसी राज्य से भी आ रहे हैं, निजी वाहनों से भी आ रहे हैं और ट्रेन से भी आ रहे हैं। और ये गांव-गांव में जाएंगे। जो श्रमिक हैं उनकी संख्या मैं बता रहा हूँ। तो ये जो श्रमिक आ रहे हैं उनको हम लोग उस गांव में सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है, ताकि गांव में किसी प्रकार से फैले मत। इसलिए जो स्कूल बिल्डिंग है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत भवन है और दूसरे सामाजिक भवन हैं, इन सबको, क्योंकि हमारे पास वो आंकड़े हैं कि किस गांव से कितने मजदूर बाहर गए हुए हैं और कितने आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से उस संख्या के आधार पर उसका असेसमेंट करके वो भवनों को तैयार हमने किया। तो ये 16,499 क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाया है। बघेल साहब, जो श्रमिक आ रहे हैं, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि वो अपनी कर्म भूमि नहीं, अपनी जन्मभूमि की तरफ आ रहे होंगे, छत्तीसगढ़ की तरफ आ रहे होंगे। अब वो वहाँ जब आएंगे तो कई ऐसे मजदूर हैं जिनकी कहानियां हम सुन रहे हैं, जो किस्से बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अब दोबारा कभी भी अपनी कर्म भूमि पर लौट कर नहीं जाएंगे। भूपेश जी, छत्तीसगढ़ के मुखिया होने के नाते आपने उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है और क्या फ्यूचर प्लान है उन तमाम श्रमिकों का, मजदूरों का जो घर लौट आए हैं? देखिए, 2 प्रकार के हैं इसमें। पहला ये है कि जो लोग गए हैं, वर्षों पहले गए हैं और वहीं मकान बना के रह रहे थे, ऐसे लोग भी आ रहे हैं। और दूसरा वो है जो धान फसल कटाई होती है दीपावली के बाद, फिर अपने घरों में ताला लगा के वो फिर रोजी रोटी कमाने चल देते हैं। ये बड़ी संख्या में जाते हैं और जून के महीने में वापस आते हैं। तो इस साल अब ये कोरोना के कारण से मई में ही वापस आ रहे हैं। और काम तो जैसे कि सबको पता है कि मार्च एंड से ही सब काम बंद हो गए थे, तो सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। तो ये हमारे यहाँ हर साल ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो बड़ी संख्या में यूपी है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, या साउथ में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो ये लोग हर साल जाते हैं, 6 महीना वहाँ काम करते हैं, बरसात में आके फिर खेती करते हैं और उसके बाद दीपावली में फिर जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने बाद क्या स्थिति बनेगी, अभी से आकलन करना कठिन होगा। तो आप इंतजार कर रहे हैं, पर इन 6 महीनों के लिए क्या ब्लूप्रिंट है भूपेश बघेल साहब, न सिर्फ श्रमिकों के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में हमारे 76% ग्रामीण क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं। और इसमें से अधिकांश जो हैं या तो किसान हैं या खेतिहर मजदूर हैं या श्रमिक लोग रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मनरेगा का काम अभी चल रहा है और देश में सर्वाधिक है, 23 लाख मजदूर अभी मनरेगा में काम कर रहे हैं। शुरुआती सप्ताह में तो स्थिति ये थी कि पूरे देश भर के 24% जो मजदूर हैं हमारे छत्तीसगढ़ के थे। उस दिन प्रधानमंत्री के विषय में इसको मैंने उल्लेख भी किया था। तो मजदूरों को हम लोग काम दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि हमारे यहाँ 44% जंगल है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो लघु वनोपज भी बहुत निकलता है और लॉकडाउन के कारण से जो व्यापारी है वो खरीद नहीं पा रहे थे। ऐसे में जो हमारे महिला स्व सहायता समूह हैं जो गांव-गांव में हैं, उनके माध्यम से हमने लघु वनोपज खरीदा। और इसको भी मैं प्रधानमंत्री के विषय में इस बात को मैंने रेखांकित किया था कि 99% लघु वनोपज है वो केवल छत्तीसगढ़ से खरीदा गया, जिसमें खासकर महुआ है, इमली है। और महुआ के दर तो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य 17 रुपये घोषित किया है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 30 रुपया में प्रति किलो के हिसाब से खरीदी किए। मैंने पत्र भी लिखा था आदिम जाति कल्याण विभाग को, तो फिर उन्होंने 29 रुपया समर्थन मूल्य घोषित किया। उन्होंने बढ़ाया, भारत सरकार ने बढ़ाया, लेकिन हमने 30 रुपये में खरीदा है। हाँ। तो इस प्रकार से जो
गरीब तबके हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम किया है, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे लघु अनुपज संग्रहण करता हो। और अभी किसानों के लिए करीब 19 लाख किसान हैं, उसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, चाहे वो गन्ना उत्पादक हो, इन किसानों को इस साल के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसमें एक प्रथम किस्त है, वो 21 मई को राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन उसकी शुरुआत की जाएगी। आप ये कह रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है आप लागू कर रहे हैं, तो कुछ 5100 करोड़ रुपए का इंतजाम है 20 लाख जो किसान हैं उनके खातों में सीधा पैसे डालने का। मैं भूपेश बघेल साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरकार भी कुछ ऐसे मजदूर के हो गया, हाँ, केंद्र सरकार भी ऐसे ही वादे कर रही है, केंद्र सरकार भी इसी तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो धारावाहिक है। देखिए, मैं तो आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो धारावाहिक रोज तो चल रहा है। बजट में तो एक दिन प्रस्तुत होता है, और जैसे चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें अलग जो मदवार हो अलग अलग दिन चर्चा होती है। उसी प्रकार से दोनों हमारे वित्त मंत्री और राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री दोनों, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में लगातार ये लोग बोल रहे हैं, तो वो पूरा आने दीजिए ना, उसके बाद मैं बोलूँगा। यदि एक साथ ही बोल देते तो मैं प्रतिक्रिया देता। जैसे मैंने बताया कि इससे सीधा जो जैसे 23 लाख मजदूर हैं, मजदूर परिवार, उनको सीधा लाभ मिल रहा है मनरेगा से। लाखों जो हमारे लघु अनुपज संग्रहण करता है उसको सीधा लाभ मिल रहा है सैकड़ों करोड़ रुपये का। उसी प्रकार से 19 लाख किसान हैं, उसको सीधा इस साल 6,000 करोड़ का लाभ मिलेगा। तो ऐसे कोई लाभ वाली योजना कुछ है क्या भारत सरकार के पास? यदि जैसे जो जनधन समिति के माध्यम से जो दिया गया जनधन खाते में सीधा बेनिफिशियरी को 500 रुपये मिल गया, या जो अभी किसान न्याय योजना जो लागू किया भारत सरकार ने, जिसमें 2,000 रुपये ट्रांसफर किया गया, ये सीधा बेनिफिट हुआ ना। तो जो योजना हम लोग कर रहे हैं वैसे बेनिफिट सीधा मिल रहा है। लेकिन अभी 3 दिन के धारावाहिक में किसी के खाते में कुछ जाएगा क्या? आप लोन दिए जा रहे हैं, तो लोन देने से आज कितने बात ये है कि आप जितने भी आप प्रोग्राम बनाए हैं उसमें मान लो मुद्रा लोन योजना बनाए थे, मुद्रा योजना, तो उसमें कितने लोगों ने लाभ उठाया? ये करीब वही तो है ये चीजें। आज अभी मैं देख रहा था कि किसान खेती के क्षेत्र में मवेशी टीकाकरण के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, कि खेती किसानी के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, फिर कह रहे हैं कि आप संग्रहण केंद्रों को बनाया जाएगा। तो अभी किसान को सीधे सहयोग की आवश्यकता है, या उद्योग को सीधे सहयोग की आवश्यकता है। इसमें जो 20 लाख करोड़ है उसमें सीधा हितग्राहियों को कितना फायदा मिलेगा, ये तो जब पूरा चित्र सामने आ जाएगा तब समझ आएगा। अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, धारावाहिक शब्द का प्रयोग। लेकिन भूपेश बघेल साहब, ये बात तो सच है कि मनरेगा में जो है वो आप नंबर 1 रहे, छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 1 रहा है। लेकिन उसके बावजूद भूपेश बघेल साहब, केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम तो वो चक्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी अर्थव्यवस्था का जानकार है वो ये कहता है कि किसी को डायरेक्ट ऐसे पैसा दे देने से बेहतर ये है कि वो व्यवस्था ऐसी बने कि लोन दिया जाए, फिर वो उस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो लोन वापस उसे पे कर दिया जाए। आप चाहते हैं कि ये सिस्टम लागू ना हो, डायरेक्ट पैसे सबको दे दिए जाए। तो अगर ऐसा होगा तो सरकार पैसे लाएगी कहां से? अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? तो वो तो सर देखिए, ये इसको आपको और मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। जो केंद्र में बैठे उसकी चिंता है, आरबीआई है, और नोट छापने की जो फैक्ट्री है वो भारत सरकार के पास है, राज्यों के पास है, नहीं ना आपके पास है। तो इसलिए वो चिंता भारत सरकार को करना चाहिए, इसीलिए केंद्र में बैठे हैं। और अभी जिस प्रकार से जो बातें आ रही है, तो अभी जो मनरेगा का कार्य है, मैंने ये कहा कि अब जैसे अभी जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 16 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में हलचल होने वाली है, और अंडमान निकोबार में भी पानी गिरने वाला है, मानसून आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि बिफोर टाइम मानसून
भारत में आ जाएगा। तो ऐसे में मनरेगा काम भी नहीं हो पाएगा। मैंने पिछले समय भी वीसी में भी कहा था, नीति आयोग की जो बैठक हुई थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि कृषि मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ना चाहिए ताकि बरसात में भी मजदूरों को काम मिल सके, किसानों को उसका लाभ मिल सके और उत्पादन लागत कम हो और देश में जो ये फल है, सब्जी है, अनाज है, उसका उत्पादन बढ़े। भूपेश बघेल साहब, आपने कहा कि सरकार को चिंता करनी चाहिए। इस चिंता में एक सजेशन आया पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का, महाराष्ट्र के। उन्होंने ये कहा कि सरकार को जो है इस वक्त मदद लेनी चाहिए उन तमाम धार्मिक स्थलों से जहां उनका सोना जो पड़ा हुआ है वो सरकार जो वो मॉनेटरी स्कीम है सोने वाली उसमें इस्तेमाल कर सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम जो है? देखिए उस बयान को मैंने पढ़ा भी नहीं है और पृथ्वीराज चौहान साहब ने क्या कहा उसमें मैं कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहता। लेकिन आप क्या राय रखते हैं, क्या मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को इस तरीके से सरकार की इस वक्त मदद करनी चाहिए? देखिए एक मिनट के लिए यदि भारत सरकार पूछे तो मैं उसको सजेशन दूंगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा 17 तारीख के पहले 15 तारीख तक ये लॉकडाउन के बारे में आप अपने सजेशन लिखे तो भेज देता। आज हमने भेज दिया। भारत सरकार यदि पूछेगी तो मैं उसको सलाह दूंगा। आपने सजेशन क्या दिए थे बघेल साहब? आज आपने सबमिट कर दिया है, जानकारी दे दी है, वो क्या सजेशंस हैं लॉकडाउन को लेकर? देखिए लॉकडाउन के मामले में यही कहा है कि जो ये रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, इसका निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। अच्छा। उसके उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि जैसे रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है पिछले 25 मार्च के बाद से, और उसको रेड जोन में भारत सरकार ने रखा हुआ है। तो और उसके बाद हमने स्वास्थ्य मंत्री से रिक्वेस्ट भी किया कि भाई यहाँ कोई मरीज नहीं, इसको तो आपको ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में रखना चाहिए, इसको क्यों रेड जोन में रखें आप? लेकिन उसमें न सुधार हुआ न उसका कोई उत्तर आया। तो ये अधिकार है राज्य सरकारों को होना चाहिए, किस जिले में क्या गतिविधि संचालित कर सकते हैं ये राज्य बेहतर जानते हैं। और तीसरा सजेशन ये हमने दिया है कि सीमा को तो अभी सील करके रखना चाहिए, राज्य की सीमाओं को, और दूसरा जो हवाई सेवा है और रेल सेवा है उसे राज्यों के सहमति से ही संचालित करना चाहिए। ये हमने सलाह दिया है। ये महत्वपूर्ण सलाह थी जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, केंद्र सरकार तक पहुंचा दी है। भूपेश बघेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और इंतजार करेंगे जो आप कह रहे हैं कि एक बार ये जो धारावाहिक जिसे आप कह रहे हैं वो खत्म हो जाए तो आपकी जो राय है और प्रतिक्रिया उस पर ले ले कि आपको कितना मिला, छत्तीसगढ़ को कितना मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। भूपेश बघेल ने यहाँ पर सीधे सीधे आरोप लगाया है पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं, ऊंचे पद पर बैठने के बावजूद वो झूठ फैला रहे हैं। और दूसरा ये कि किस जोन को कैसे रखना है, यानी वो डिसीजन जो है वो केंद्र का नहीं राज्य का होना चाहिए।